हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू क्लास इंस्पायर। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी। इसके कॉन्सेप्ट मैप को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज़ वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है बेटा? फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें एनर्जी की क्या होती है बेटा? रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम एनिमल की बात करें तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है बेटा? जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। और यदि हम मशीन की बात करें तो मशीन में एनर्जी कहाँ से मिलती है बेटा? यहाँ पर किसका यूज़ होता है? यहाँ पर फ्यूल का जो है यूज़ होता है। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। जब भी हम वर्क हार्ड करते हैं, जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं या थिंकिंग कर रहे हैं, इन सब को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कंसीडर नहीं करते हैं, इनको हम वर्क नहीं मानते हैं, क्योंकि साइंटिफिक मैनर के अंदर नो वर्क इज़ डन इन अबो केसेस। तो फिर वर्क डन कब होता है बेटा? तो वर्क डन के लिए क्या होगा? जब भी एक फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई क्या होना चाहिए बेटा? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यदि डिस्प्लेसमेंट होगा तो भी हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर वर्क वहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे ए मैन इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश ए रॉक। तो यहाँ पर ये मैन है बेटा, ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर जो है फोर्स लगा रहा है इस वाल के ऊपर, लेकिन ये वाल मूव ही नहीं कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो नेट वर्क डन यहाँ पर क्या होगा बेटा? ज़ीरो होगा। यदि यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये एक रॉक के ऊपर क्या लगा रहा है बेटा? एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये जो रॉक है वो मूव ही नहीं कर रही, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी जो नेट वर्क डन होगा क्या हो जाएगा बेटा? ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा वर्क इज़ सेड टू बी डन। वर्क हम कब बोलेंगे कि यहाँ पर कुछ वर्क हुआ है? तो यदि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, कहाँ से बेटा? मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ जा रहा है। रेस्ट में कैसे आएगा? जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक साइकिल है सपोज, है ना, और ये मोशन में है, और इसको जो है किसी एक बच्चे ने क्या किया? इसको जो है रोक दिया। अब ये स्पीड में थी और कुछ टाइम के बाद ये रुक गई यहाँ पे आके, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वर्क डन हुआ है। या एक कार है, इसमें जो है हमने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाने की वजह से कार जो है रुक गई, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा? वर्क होगा। इसी तरह से बेटा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और वो मोशन में आ जाए तो भी क्या होगा? वर्क डन होगा। यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे इस कार की जो स्पीड है हमने मान ली पहले 30 किलोमीटर पर आवर थी, हमने इसको एक्सेलरेट किया, अब कितना हो गया बेटा? 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अब भी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है? इसकी चेंज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा बेटा? वर्क डन होगा। इसके बाद यदि हम शेप की बात करें, यदि शेप चेंज हो जाती है तो वहाँ पर भी क्या होगा? वर्क डन होगा। जैसे एक स्प्रिंग है हमारे पास और इसको हमने क्या किया? फोर्स लगाया दोनों साइड से, तो स्प्रिंग क्या होगा बेटा? ये जो है एक्सपेंड हो जाएगा। तो एक्सपेंड होगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक वर्क डन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जो है साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड व्हेन दैट फोर्स प्रोड्यूस मोशन अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। यदि हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? वर्क डन होगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? एक तो फोर्स अप्लाई होगा और दूसरा यहाँ पर क्या होगा? जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा बेटा? डिस्प्लेस होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है किसका बेटा? हॉर्स एंड कार्ट का। तो यहाँ पर हॉर्स क्या कर रहा है बेटा? इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और जब फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर मोशन भी होगा, तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? वर्क डन होगा। और कैसा वर्क डन होगा बेटा? पॉजिटिव वर्क डन होगा। इसको हम आगे समझेंगे। इसके बाद है बेटा वर्क इज़ डन व्हेन, जैसे पैडलिंग द साइकिल, जब हम पैडलिंग करते हैं साइकिल पे तो वर्क डन होता है। मैन इज़ लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब भी एक मैन है वो एक लोड को क्या करता है बेटा? अपवर्ड लिफ्ट करता है, तो भी क्या होगा? वर्क डन होगा। वर्क इज़ नॉट डन, वर्क कब नहीं होगा बेटा? जब क्या किया जाए? एक कूली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड। मान लेते हैं कूली है और ये कूली क्या कर रखा है बेटा? इसने अपने हेड के ऊपर जो है ये बहुत सारा सामान इसने ऊपर रख रखा है यहाँ पे। अब ये रखा हुआ है सिर्फ सामान, तो रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो नेट इस केस में जो वर्क डन होगा क्या होगा बेटा? ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी इसने सामान रखा हुआ है वो सब किस पे बेटा? रेस्ट पे, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। दूसरा, ए मैन इज़ अप्लाइंग फोर्स ऑन ए बिग रॉक। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक वाल है या बिग रॉक के ऊपर यदि फोर्स लगाएंगे और मूवमेंट नहीं होगा रॉक के अंदर या वाल के अंदर, तो वहाँ पर भी वर्क डन क्या होगा बेटा? ज़ीरो होगा। वर्क डन बाय फिक्स्ड फोर्स। फिक्स फोर्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पर हम फोर्स मान रहे हैं कैसा? कांस्टेंट फोर्स। कैसा है बेटा? यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है? कांस्टेंट।
यदि कांस्टेंट फोर्स होगा तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा किसके इक्वल होगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे फोर्स है बेटा, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, दोनों का क्या होगा प्रोडक्ट होगा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसी क्वांटिटी बेटा, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर ये क्या आएगा बेटा हमारे पास वर्क, और वर्क कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। ये हमें याद रखना है बेटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क है वो कैसी क्वांटिटी बेटा स्केलर क्वांटिटी होगी। इसके बाद बेटा यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, देखो फोर्स को हम मेज़र करते हैं किसमें बेटा न्यूटन में, तो फोर्स को हम मेज़र करते हैं किसमें न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में। तो न्यूटन मीटर इसकी क्या होगी यूनिट होगी। इसी का दूसरा नाम हम क्या रखते हैं बेटा जूल। तो वर्क को हम किस में मेज़र करते हैं बेटा जूल के अंदर मेज़र करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा वर्क इज़ डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी वर्क डन होगा बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब ग्रेविटी किधर वर्क करे बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो लड़का है किधर जा रहा है बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में जो हमारा फोर्स होगा किसके इक्वल होगा बेटा इसके वेट के इक्वल, और वेट कितना है बेटा इसका mg। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जितनी हाइट जो है इसने अप्रोच की है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा बेटा h हाइट के इक्वल। तो यहाँ पर जो नेट वर्क डन हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा यहाँ पर जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना है बेटा वेट के इक्वल mg के इक्वल, और s किसके इक्वल बेटा यहाँ पर h के इक्वल। तो हमारे पास जो नेट वर्क डन हो जाएगा वो किसके इक्वल आएगा बेटा mg h के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट पे, किस पे डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो वर्क डन। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना बेटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो बेटा लेस देन जो है 90 डिग्री हो, कितना हो लेस देन 90 डिग्री। तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा कैसा होगा बेटा पॉजिटिव वर्क डन होगा। कैसा वर्क डन होगा पॉजिटिव वर्क डन होगा। जैसे केस 1 में यहाँ पर देखो बेटा फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है बेटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 0। तो इसका मतलब ये क्या है पॉजिटिव वर्क डन। यहाँ पर देखो ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल भी क्या है बेटा लेस देन 90 डिग्री है, दैट मीन्स यहाँ पर ये भी जो वर्क डन होगा कैसा होगा यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा नेगेटिव वर्क डन की। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब फोर्स एंड जो है डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, कितना है बेटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो हम उसको उस वर्क को बोलेंगे क्या नेगेटिव वर्क डन। तो जैसे यहाँ पर जैसे एक गेंद है बेटा और ये गेंद किधर मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और जो ये सरफेस है ना, सरफेस हमारा किस डायरेक्शन में यहाँ पर जो है फोर्स लगा रहा है बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर दोनों जो फोर्सेस है एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा यहाँ पर हमने मान लिया s डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो वर्क डन होगा कैसा वर्क डन होगा बेटा नेगेटिव वर्क डन होगा। तो यहाँ पर हम साइन ले सकते हैं नेगेटिव। तो कैसा वर्क डन होगा ये नेगेटिव। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर मान सकते हैं, जैसे एक ये रैंप है एक टाइप का, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है मान लो, और इसको हमने क्या किया यहाँ पर एक जो है पुली है, पुली के साथ इसको अटैच कर दिया, और यहाँ से एक बच्चा जो है इसको खींच रहा है बेटा, एक बच्चा क्या कर रहा है इसको खींच रहा है। तो इसको जब ये खींचेगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा बेटा यहाँ पर जो है नेगेटिव वर्क डन होगा। कैसा वर्क डन होगा यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये कितना होगा बेटा ग्रेटर देन जो है 90 डिग्री यहाँ पर एंगल रहेगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा जो है जीरो वर्क डन की। तो जीरो वर्क डन कब होगा, जब एंगल जो है वो किसके इक्वल हो बेटा 90 डिग्री के इक्वल हो, किसके बीच का बेटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। तो ये जो वर्क डन होगा वो क्या होगा जीरो वर्क डन होगा। जैसे यहाँ पर मून और अर्थ के बीच का, यहाँ पर ये सैटेलाइट ले लेते हैं या फिर यहाँ पर मून है, सपोज यहाँ पर क्या है ये मून है बेटा। तो मून जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और जो है हमारा जो है
फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होगा बेटा, सेंटर की तरफ लगता है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको हम एफ जी से लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है। या फिर ये सैटेलाइट है और ये इधर जा रही है बेटा, सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और जो फोर्स है ना, सेंटर की तरफ है अर्थ के, तो यहाँ पर जो है इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसमें जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा बेटा, 0, इसमें भी नेट वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। इसके बाद यहाँ पर है बेटा एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या है, एक और चीज़ यहाँ पर हमें याद रखनी है बेटा, नोट क्या है, वर्क इज़ डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ग्रेविटी दैट इज़ टेकन नेगेटिव। तो ये क्या है बेटा, यदि हमने एक ऑब्जेक्ट को मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो इसका मास हम मान लेते हैं m, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, mg, जो कि इसके वेट के इक्वल है, और हमने इसको डिस्प्लेस किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंगल है, दैट मीन्स यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जो है नेगेटिव वर्क डन होगा। कैसा वर्क डन होगा, यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा। तो नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे एग्जांपल, ए कूली लिफ्ट ए लगेज 15 जो है किलोग्राम फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा बेटा, यहाँ पर फोर्स होगा किसके इक्वल, यदि मान लो एक जो है हमारे पास लगेज है जिसका मास कितना है 15 किलोग्राम में, कितना है बेटा 15 किलोग्राम, तो यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, ये होगा हमारे पास mg के इक्वल। तो यही हमारे पास फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम वेट से लिखते हैं बेटा। तो वेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहाँ पर mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर जो है 1.5। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15, g की वैल्यू कितनी है बेटा 9.8 या फिर 10, और यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है 1.5। तो इसको सोल्व करो तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा कितना आएगा, 225 जूल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होती है, द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो है हमारी अर्थ के ऊपर जो बिगेस्ट सोर्स है बेटा एनर्जी का, वो क्या है, सन। मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो कहाँ से डिराइव होती है, सन से डिराइव होती है। सम एनर्जी रिसीव फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम, जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, या फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड द टाइड्स। तो यहाँ से भी जो है एनर्जी जो है फॉर्म होती है। तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट हमें याद रखनी है कितनी, जूल। और इसी की जो बड़ी यूनिट है, जो बिगर यूनिट है, वो क्या होती है बेटा यहाँ पर किलो जूल, और ये किसके इक्वल होती है बेटा, 1000 जूल के इक्वल होती है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। एक जो है जूल वर्क को करने में जितनी एनर्जी यूज होती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, 1 जूल एनर्जी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है कई फॉर्म की हो सकती है यहाँ पर, जैसे काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे बहुत सारी जो एनर्जी जो है होती है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में हम मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, काइनेटिक एनर्जी, एंड दूसरे हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो दोनों का जो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन और पोजिशन। जो एनर्जी उसकी मोशन से या पोजिशन से उसको मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं किसके बारे में बेटा, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जो एनर्जी मोशन की वजह से होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे जो हम बात करें बेटा काइनेटिक एनर्जी किसकी, मूविंग क्रिकेट बॉल की, या रनिंग वाटर की, या मूविंग बुलेट की, या फिर फ्लोइंग विंड की। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, अपनी एक वेलोसिटी होती है या अपनी एक स्पीड होती है। तो उस जो है ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो है 1/2 mv²। तो ये मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेलोसिटी के स्क्वायर के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसको हम डिराइव कर सकते हैं बेटा, कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। सपोज एक जो है हमारे पास एक मार्बल है, या एक गेंद है, या एक जो है ऑब्जेक्ट है, इसका मास हमने मान लिया बेटा m, और इसकी इनिशियल जो है स्पीड हमने मान ली क्या, u।
और इसके ऊपर लगाया हमने फोर्स, इसके ऊपर क्या लगाया बेटा फोर्स। जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो है कुछ डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मास तो m ही रहेगा, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। अब स्पीड क्या होगी बेटा इसकी v, है ना। और u को हम इनिशियली रेस्ट पे मान सकते हैं, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था पहले, इसकी इनिशियल जो स्पीड थी वो क्या थी 0, और फाइनली जब इसके ऊपर फोर्स लगा तो क्या हुआ बेटा, इसकी जो है एक स्पीड इसके पास आ गई। कौन सी स्पीड बेटा, यहाँ पर v स्पीड इसके पास आ चुकी है। अब यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज इसने जो है s डिस्टेंस इसने क्या किया बेटा, कवर किया। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो है वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। किसके इक्वल होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ मैं फोर्स के यहाँ क्या लिख सकता हूँ बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें फाइंड आउट करना है बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है बेटा, 2a s के इक्वल होता है। तो यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितनी आई बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो s की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये जो है v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बाय 2a। तो यहाँ से क्या होगा, a से a कैंसिल आउट, तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, जो है m बाय 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यदि हम यहाँ पे ये कंसीडर कर लें कि इसका इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी, तो हम u की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं बेटा, 0। तो अब हमारे पास जो वर्क डन आएगा कितना आएगा बेटा, 1/2 mv स्क्वायर। और इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मार्बल, या फिर जो है बाल, जो हमने जिसके ऊपर हमने क्या किया था बेटा, फोर्स अप्लाई किया था। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास कितना दे रखा है बेटा, 15 किलोग्राम, और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है कितनी बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, 1/2 mv स्क्वायर। m की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास कितनी आई बेटा, यहाँ पर 120 जूल। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी पोजेस्ड या ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। तो यहाँ पर या तो चेंज इन क्या हो बेटा, पोजीशन, या फिर चेंज इन क्या हो, शेप हो। तो ये जो एनर्जी एक्वायर होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे वाटर कैप्ट इन डैम, तो जो है डैम जो फॉर्म किए जाते हैं, है ना, पहाड़ी इलाकों में क्या किया जाता है बेटा, जो वाटर आता है उसको ऊपर ही क्या कर दिया जाता है, डैम बना के ऊपर ही उसको रोक लेते हैं, और फिर उससे क्या किया जाता है, उससे फिर टरबाइन जो है उनको रोटेट करवाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा, पैदा होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें बेटा वाउंड अप जो है स्प्रिंग ऑफ टॉय, तो जैसे जो खिलौने होते हैं बेटा, खिलौने के अंदर जो है ना इस तरह की एक स्ट्रिप लगी होती है, और जब हम उसके अंदर क्या करते हैं बेटा, हम उसको जो है इनको हम क्या कर देते हैं, वाउंड अप करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो स्प्रिंग है ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, एकदम से जो है वाइंड अप हो जाता है, और इसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर हो जाती है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ये अनवाइंडिंग होती है, मतलब ये जब ओपन होता है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने इसके अंदर जो है स्टोर की थी, वापस किस में चेंज हो जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो है चेंज हो जाती है, और जो हमारा टॉय है वो क्या करने लग जाता है बेटा, मूव करने लग जाता है। या फिर बैंड स्ट्रिंग ऑफ बो, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो हम इसको खींचते हैं बेटा यहाँ पर, है ना, तो जब इस एरो को खींचा जाता है पीछे की तरफ, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और जैसे हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी इस जो एरो है इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे एक गुब्बारा है बेटा, इसके अंदर हमने क्या किया, हवा फिल की, जैसे इसके अंदर हम हवा फिल करते हैं बेटा, तो क्या होता है, हवा फिल करेंगे तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो है बहुत फास्टली एयर यहाँ से फ्लो करेगी, और ये किस फॉर्म में चली जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसके बाद है बेटा कौन कौन से फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, तो पहला फैक्टर मास, दूसरा फैक्टर बेटा यहाँ पर हाइट, और तीसरा चेंज इन शेप की यदि हम बात करें, यदि हम स्ट्रेचिंग करेंगे, है ना, या फिर ट्विस्टिंग करेंगे, या फिर बेंडिंग करेंगे, तो यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी बेटा, स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए हाइट h पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर यदि हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं तो यहाँ पर जो फोर्स होगा किसके इक्वल होगा बेटा, एम जी के इक्वल होगा, और जो एच है सॉरी डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगा, हाइट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो हम वर्क डन है किसके इक्वल ले सकते हैं बेटा, एम जी एच के इक्वल यहाँ पर ले सकते हैं, और यही जो एनर्जी होगी क्या कहलाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब यहाँ पर हमें समझता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे फर्स्ट केस में स्ट्रेट पाथ है बेटा, सेकंड केस में जो है ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस तरीके से मूव करके जा रहा है, लेकिन दोनों की जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी बेटा, यहाँ पर एम जी एच ही होगी, चाहे पाथ कुछ भी हो। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद हम चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नेक्स्ट पे। तो एग्जाम्पल में क्या किया गिवन है, हमें मास दे रखा है 10 किलोग्राम और हाइट दे रखी है बेटा 6 मीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है बेटा एम जी एच, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 जूल। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म करती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है बेटा, चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है एनर्जीज़ का। जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है ये जब लाइट के थ्रू किस में चेंज हो जाती है बेटा, लाइट एनर्जी के अंदर, है ना। फैन के थ्रू किसके अंदर हो जाएगी बेटा, ये विंड एनर्जी के अंदर, है ना। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो किसके अंदर चेंज होगी बेटा, लाइट एनर्जी के अंदर भी, विंड एनर्जी के अंदर भी। तो इस तरीके से जो है यदि हम हीटर में इसका यूज़ कर रहे हैं तो ये हीट एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ऐसे क्या होता है बेटा, एक एनर्जी अलग अलग फॉर्म में क्या हो सकती है बेटा, चेंज हो सकती है। जैसे एक स्टोन है उसको हमने एक सर्टेन हाइट से क्या किया बेटा, ड्रॉप किया, तो यहाँ पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, यहाँ पर 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों है, क्योंकि इसकी कोई स्पीड है ही नहीं। जब हमने इसको ड्रॉप किया तो ये जो नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे ही ग्राउंड तक पहुँचेगा तो ग्राउंड पे जाते ही ये दोबारा से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा 0, क्योंकि हाइट क्या होगी अब 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। तो इस तरीके से जो है एनर्जी क्या होती है बेटा, चेंज होती है। इस तरीके से हम यहाँ पर समझते हैं बेटा, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है किसकी बेटा, वाटर की, इसको चेंज कर दिया जाता है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और काइनेटिक एनर्जी से क्या करते हैं बेटा, जो डायनमो है या फिर टर्बाइंस हैं उनको रोटेट करवाया जाता है और किस में चेंज कर लिया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज कर लिया जाता है। यदि हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है कोयले की उसको चेंज कर लेते हैं किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, और हीट एनर्जी को फर्दर चेंज करते हैं काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और काइनेटिक एनर्जी को फर्दर चेंज करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स है बेटा वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बीन डिस्ट्रॉय। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं बेटा, ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर क्या हो सकता है, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हो सकती है बेटा, चेंज हो सकती है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल, यदि हम फ्री फॉल की बात करें तो फ्री फॉल में कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है बेटा कि हमने h हाइट पे मान लो एक जो है बाल है इसको रखा है कितने बेटा, h हाइट पे, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, लेकिन हाइट क्या है h, तो इसके पास मैक्सिमम क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर 0 होगी। लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी बेटा किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी बेटा, कॉन्स्टेंट रहेगी 20 जूल ही। तो यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। और जब ये ग्राउंड पे चला जाएगा तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा मैक्सिमम, और टोटल एनर्जी क्या है हमारी जो है ये कांस्टेंट रहेगी। ये कितनी होगी बेटा, यहाँ पर 20 जूल ही होगी। जैसे हमारे पास एक पेंडुलम है बेटा, पेंडुलम के केस में क्या है, जैसे जब ये इस पोजीशन पे है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके पास कौन सी एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर h हाइट हमारी क्या है बेटा, इसको हमने मान लिया रेफरेंस, तो रेफरेंस पे इसकी कोई हाइट है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा बेटा,
मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो h हाइट पर जाएगा तो यहाँ पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो। एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, यहाँ पर जीरो। तो अब इनके इंटरमीडिएट जो पोजीशन है, जैसे यहाँ पर इस पाथ में इसके पास दोनों एनर्जी होगी बेटा, काइनेटिक भी एंड पोटेंशियल भी, लेकिन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, चाहे इसके इंटरमीडिएट कहीं पर भी हो। हर एक पोजीशन पे इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको हम बोलते हैं बेटा पावर। तो पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, या फिर कह सकते हो इसको रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को किस रेट से हम करते हैं वो डिपेंड करता है बेटा कि हमारी पावर क्या है ना। जैसे इसकी यूनिट हमें याद रखने बेटा कितनी होती है, यहाँ पर यूनिट होती है इसकी वाट, और इसको हम लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड, और ये किसके इक्वल होगा बेटा, वाट के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो एवरेज पावर होती है किसके इक्वल होती है बेटा, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारे पास क्या आएगी, एवरेज पावर। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, तो पावर क्या होती है बेटा इलेक्ट्रिकल गैजेट की, तो इसकी बिगर जो यूनिट है हमें याद रखने बेटा किलोवाट, और किलोवाट किसके इक्वल होता है बेटा, 1000 वाट के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है बेटा, ए बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, वर्क, और ये क्या है हमारे पास, टाइम। तो हमें निकालने है बेटा पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन हमें कितना देर का बेटा 20, और टाइम कितना देर का 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 4 वाट यहाँ पर जो है इसकी पावर आ जाएगी। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है बेटा कंप्लीट। एक बार इसका कर लेते हैं रैपिड रिविजन। बेटा आज हमने जो है यहाँ पर क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा बेटा वर्क होता क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट हमें याद रखनी बेटा जूल, और दूसरी इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन मीटर। इसके बाद यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला किसके इक्वल होता है बेटा, एफ एस कोस थीटा। तो हमें कोस थीटा ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है बेटा, यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है यदि थीटा की वैल्यू क्या हो बेटा, लेस देन जो है 90 हो, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो कैसा वर्क डन होगा बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन होगा। यदि थीटा की वैल्यू 90 के इक्वल होगी तो यहाँ पर कैसा वर्क डन होगा बेटा, 0 वर्क डन होगा। और यदि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो यहाँ पर कैसा वर्क डन होगा, यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये हमने समझ लिया बेटा। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसकी यूनिट हमें याद रखने बेटा जूल। और एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म होती है, जैसे हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक, सोलर, साउंड, मैकेनिकल। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम हीट में चेंज कर सकते हैं हीटर का यूज़ करके, लाइट एनर्जी के अंदर चेंज कर सकते हैं एलईडी का यूज़ करके, है ना। साउंड एनर्जी का यूज़ कर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं स्पीकर का यूज़ करके। तो इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा किसकी, पावर की। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने का जो रेट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पावर। इसकी यूनिट हमें याद रखनी है बेटा, वाट जो है इसकी यूनिट होगी, और उसको किसे लिखते हैं बेटा, जूल पर सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर जो है हमारे सिलेबस में 2 तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद रखना बेटा 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mgh। दोनों की यूनिट सेम रहेगी, जूल। यहाँ पर एक और चीज़ हमें याद रखनी है बेटा कि जो वर्क डन होता है किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी यहाँ पर कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो वर्क डन है वो कैसी क्वांटिटी है, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी होगी। इसके बाद यहाँ पर कमर्शियल यूनिट जो है हमें, ये भी एक जो पॉइंट है हमें याद रखना है बेटा, ये किसके इक्वल होते हैं बेटा, 1 किलोवाट आवर। ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, 1 किलोवाट आवर। तो देखो बेटा 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, 1000 वाट, और आवर के अंदर हम सेकंड लिखे हैं बेटा, तो कितनी सेकंड होगी, 3600 सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3.6 × 10⁻6 जूल्स। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर चैप्टर हो जाता है बेटा कंप्लीट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लो बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।